हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 10th में हम चैप्टर रिप्रोडक्शन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर इंग्लिश में दिखाई पड़ते हैं, उसको मैं आपको हिंदी में भी समझाती हूँ। तो जो बच्चे चाहें वो इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, जो बच्चे चाहें वो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर, कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। पार्ट दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, यानी वो पार्ट आपको लेवल करना है जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो पुष्प, जो फूल का चित्र आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, ये एक ऐसा पुष्प है जो द्विलिंगी पुष्प है, यानी एक ही फूल पर आपको दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। आप जहां पे लेवलिंग में एंथर देख रहे हैं, एंथर क्या है? एंथर आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर क्या है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी नर जननांग है किसी भी पुष्प का। इसमें आपको एक नलिका दिखाई पड़ रही है और ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स जो है बनते हैं, यानी कि परागकण इसी एंथर के अंदर बनते हैं। ठीक है। और दूसरा पार्ट पूछा जा रहा है, पार्ट दैट ट्रांसफर्स मेल गैमीट्स टू द फीमेल गैमीट्स। वो भाग जो मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ना। इसमें आप देख रहे हैं ये जो नलिका है, एंथर से पराग कण निकल करके इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पे उस पॉलन ग्रेन का क्या होता है बच्चों? जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, और अंकुरण के साथ पॉलन ग्रेन में एक पॉलन ट्यूब बनती है, जो पॉलन ट्यूब इस रास्ते से होते हुए पॉलन ग्रेन को कहाँ पे पहुंचा देती है? ओवरी के अंदर पहुंचाने का काम करती है। तो ये क्या हो गया? ये आपका पार्ट दैट ट्रांसफर्स मेल गैमीट्स टू द फीमेल गैमीट्स। तीसरा भाग है पार्ट दैट इज स्टिकी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। ऐसा भाग जो पॉलन ग्रेन जिस पर जाकर के चिपक जाता है, वो पार्ट। तो वो पार्ट क्या होता है बच्चों? उसको हम कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र एक ऐसा भाग है जहां पे परागकण जाते हैं और वहां पे वो आपस में चिपक जाते हैं। फोर्थ नंबर है पार्ट दैट डेवलप इनटू अ फ्रूट, यानी कि ऐसा भाग जो फल के रूप में विकसित हो जाता है, वो भाग आपका कहलाता है ओवरी। तो दूसरा भाग आपका स्टाइल कहलाता है, वर्तिकाग्र आपका स्टिग्मा कहलाता है, और ऐसा भाग जो आपका फल के रूप में विकसित हो जाता है वो है आपका अंडाशय। अंडाशय जो है वो फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक फूल का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। इस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में आपको किसी भी पुष्प का नर जननांग, मादा जननांग दिखाई पड़ रहे हैं और उसके अलग अलग भाग भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एंथर जो है उसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है और वो पराग कण स्वपरागण की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उस परागकण को वहां पे ठहरने में सहायता करता है, वहां पे चिपक जाता है वो, और उसके बाद स्टिकी चीज होती है, वहां पे चिपकने के बाद पराग कण के अंदर पराग नलिका विकसित होती है, यानी कि पराग कण का अंकुरण होता है, जर्मिनेशन हो जाता है, एक पॉलन ट्यूब बनती है, और वो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाती है, और इसके अंदर जा करके यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और यही अंडाशय विकसित होकर के एक फल के रूप में बदल जाता है। तो ये प्रोसेस यदि आपको समझ में आ गई हो तो आप एक सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। उसकी लेवलिंग करना नहीं भूलेंगे और उस पे रंग करना भी आप चाहें तो कर सकते हैं। रंग करना भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप रंग भी कर सकते हैं, रंग भी भर सकते हैं। को डायग्राम को आप बच्चों अपनी कॉपी में बनाएंगे, लेवलिंग करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। आप बार बार अगर चित्र बनाने की प्रैक्टिस करते हैं तो चित्र आपका बहुत सुंदर बनेगा और फिर एग्जाम में आप 1 स्ट्रोक में डायग्राम बना पाएंगे। इसमें आपको उस पार्ट को शो करना है जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनते हैं, जहाँ पे पराग कण बनते हैं, उस पार्ट को शो करना है। इसमें आपको वो पार्ट शो करना है जहाँ से मेल गैमीट फीमेल गैमीट्स तक पहुँचते हैं, उस पार्ट को शो करना है जो स्टिकी होता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है ट्रैप करने में हेल्प होती है, और उस पार्ट को शो करना है जो एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। डायग्राम बनाएंगे सभी बच्चे, नामांकन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसमें आपको एंथर की लेवलिंग करनी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की आपको लेवलिंग करनी है। एंथर को आप हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, स्टिग्मा को आप हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को आप हिंदी में वर्तिका कहते हैं और ओवरी को आप हिंदी में अंडाशय कहते हैं। आशा करती हूँ डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अपरा का क्या रोल है ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, यानी मानव भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का क्या रोल है, उसकी भूमिका के बारे में आपको लिखना है। और गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ऐसे 2 रोगों के बारे में लिखने हैं, 2 वायरल रोगों के बारे में लिखने हैं और 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में लिखने हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले रोग हैं। नेम द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव विच प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ सच डिजीजेज। आंसर में लिखेंगे रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। प्लेसेंटा का भूमिका लिखना है आपको, मानव भ्रूण के विकास में प्लेसेंटा का क्या रोल होता है ये आपको लिखना है। अ स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूट्रिन वॉल एंड द एम्ब्रियो कॉल्ड प्लेसेंटा। एक स्पेशलाइज्ड तरीके का ऊतक जो आपका यूट्रिन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में डेवलप हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। वेयर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। जहाँ पे पोषक तत्वों का एक्सचेंज होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जहाँ पर एक्सचेंज होता है। जहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. The developing embryo, जो विकासशील भ्रूण होता है, वो वेस्ट सब्सटेंसेस भी बनाता है ना, विच कैन बी रिमूव्ड। उसको रिमूव करने के लिए मदर के ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा ही वो ऐसा भाग है, वो ऐसा ऊतक है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल पाता है भ्रूण। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स ब्लड टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months। आप सबको पता है कि भ्रूण के विकास की पूरी समय सीमा जो है वो लगभग 9 माह की होती है। यानी कि मनुष्यों में माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का जो गर्भावस्था का समय होता है वो लगभग 9 महीने का होता है। यानी 9 महीने तक माँ बच्चे को पेट में अपने रखती है और वहाँ पे विकास होने के बाद फिर शिशु के रूप में, नवजात शिशु के रूप में वो दुनिया के अंदर आता है। बी है आपका क्वेश्चन का पार्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं उनका नाम आपको लिखना है।
फर्स्ट वन इज गोनोरिया एंड सेकेंड वन इज सिफिलिस। और दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो वायरस के द्वारा फैलते हैं उनका नाम आपको लिखना है। फर्स्ट वन इज एड्स एंड सेकेंड वन इज जेनाइटल वार्ट्स। द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव which prevents the spread of these diseases is by the use of mechanical barriers such as physical devices like condoms. सबसे अच्छा यदि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पूछा गया तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं वो कॉन्डोम हो सकता है, क्योंकि उससे किसी भी तरीके का कोई दूसरा साइड इफेक्ट उसका नहीं होता है ना। तो कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा अच्छा माना जाएगा? वो कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा माना जाएगा जिससे उसको यूज करने वाले व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए बैरियर मेथड में, मैकेनिकल बैरियर्स के रूप में इस फिजिकल डिवाइस का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रोल ऑफ टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल, vas deferens, ureter and prostate gland in human male reproductive system. आपने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसमें अलग अलग भाग होते हैं, है ना। तो उसके क्या क्या रोल हैं उनके बारे में आपको लिखना है। लिखेंगे बच्चों। टेस्टिस, जिसे आप वृषण भी कहते हैं, ये जोड़ी में पाई जाती है। टेस्टिस आर ओवल शेप्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेन। मनुष्यों में, पुरुषों में पाई जाने वाला टेस्टिस जो है वो ओवल शेप्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो उसका फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। जो टेस्टिस का काम है वो क्या है? स्पर्म्स का प्रोडक्शन है, और मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी टेस्टिस से ही होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। स्क्रोटम क्या होता है? द स्क्रोटम प्रोवाइड्स ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्क्रोटम होता है जिस थैली के अंदर टेस्टिस बंद होता है, वो थैली स्क्रोटम कहलाती है, जिसे आप वृषण कोश भी कहते हैं। ठीक है। सेमाइनल वेसिकल, ये क्या होता है? सेमिनल वेसिकल्स आर अ पेयर ऑफ थिन वॉल्ड मस्कुलर इलोंगेटेड सैक विच सिक्रीट फ्लूइड फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। यानी शुक्राणुओं के पोषण के लिए जो फ्लूइड निकलता है वो सिक्रीट करने का काम कौन करता है? सेमाइनल वेसिकल, यानी कि वो सीमेन सिक्रीट करने का काम करता है। वास डिफरेंस, जिसे आप शुक्रवाहिनी के नाम से जानते हैं। द स्पर्म्स आर कैरीड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस टू ऑर्गन्स कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल्स वेयर द स्पर्म्स गेट नरिशमेंट एंड स्टोर्ड। यूरेटर, ये एक ऐसी ट्यूब होती है जहां से यूरिन जो है वो किडनी तक पहुंचता है, और किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। तो मनुष्यों में देयर आर 2 यूरेटर्स, वन अटैच्ड टू ईच किडनी। यूरेटर क्या है? 2 होते हैं संख्या में, और हर एक किडनी से एक अटैच होता है। एक ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड, वो क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ फ्लूइड विच इज रिलीज्ड in the urethra along with secretion of seminal vesicles for nourishment and transportation of sperms. इसको नोट करेंगे बच्चों। आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नर जनन तंत्र के 5 भाग और उसके कार्यों के बारे में लिखना था। तो पहला क्या था आपका? पहला था टेस्टिस, जिसे आप वृषण के नाम से जानते हैं। सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, यूरेटर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। वृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये नोट करेंगे बच्चों अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ड्रॉ a diagram of a human female reproductive system
एंड लेबल द पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स को लेबल करना है और उस डायग्राम को आपको बनाना है। पहला पार्ट दैट प्रोड्यूसेस एग, वह भाग मादा जनन तंत्र का जो अंड का उत्पादन करते हैं, जो ओवम का निर्माण करते हैं, उसको लेबल करना है चित्र बना करके। पार्ट 2 जहां पे एग और स्पर्म का संयोजन होता है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहलाती है। फिर जाइगोट इज इम्प्लांटेड, यानी कि भ्रूण जहां पे जा करके इम्प्लांट हो जाता है, उस पार्ट का नाम लिखना है। व्हाट हैपेंस टू ह्यूमन एग व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और मानव अंड के बारे में लिखना है, ह्यूमन एग के बारे में लिखना है कि यदि वो फर्टिलाइज नहीं होती है, यदि उसका निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। तो हम डायग्राम को समझेंगे। पहले चैप्टर पढ़ते समय आपने अच्छी तरह से समझा था। ये जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ये दो बलून के लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो हैं ये क्या हैं, ये दोनों एक जोड़ी ओवरीज हैं या एक जोड़ी अंडाशय हैं, जो शरीर में एक दाहिने भाग में और एक बाएं भाग में मौजूद होता है, ओवरी। और इस ओवरी से के पास में एक नलिका होती है जो आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती है। ये नलिका फेलोपियन ट्यूब या डिंबवाहिनी या अंडवाहिका 3 नामों से जानी जाती है, जिसे आप फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कहते हैं। यहाँ से ओवरी के अंदर एग का निर्माण होता है, इस नलिका में जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर रहता है, और यहाँ से यदि स्पर्म ने एंटर किया तो यहाँ पे जा करके इसका निषेचन होता है। उसके बाद जाइगोट जो है वो विभाजित होते 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 यहाँ पे आ जाता है गर्भाशय में, और यहाँ पे आकर के वो अंदरूनी दीवार में गर्भाशय के कहीं इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पे इम्प्लांट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, ऊपर की साइड में या कहीं साइड में भी इम्प्लांट हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, ये जो भाग है ये यूटरस या वूम्ब, जिसको हम गर्भ कहते हैं। वूम्ब का मतलब गर्भ होता है, यूटरस का मतलब गर्भाशय होता है। ठीक है, तो 3 भाग आपको बताने थे। कहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट होता है, वो है आपका यूटरस में या वूम्ब में, गर्भाशय के अंदर जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होता है। एग का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है, और फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में इसका क्या होता है, निषेचन होता है, यानी कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। उस जगह का नाम है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी उसको कहते हैं। ये आपका ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है आपकी स्क्रीन पर, इसको आप बनाएंगे और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो फीमेल जर्म सेल्स जो होती हैं उसके द्वारा जो अंड कोशिका जिसको हम कहते हैं, जिसको हम एग कहते हैं, उसका निर्माण, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है, और वहां से कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। कुछ हार्मोन्स भी वहां पे सिक्रीट होते हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके विभिन्न अंगों को आपको पहचानना आना चाहिए, जिसमें आपको अंडाशय यानी कि ओवरी, अंडवाहिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस यानी कि गर्भाशय, और गर्भाशय का जो जिसको कहते हैं, जो गर्भाशय की ओपनिंग होती है वो सर्विक्स कहलाती है, जिसको हम ग्रीवा कहते हैं, और उसके नीचे वजाइनल पार्ट होता है जिसको हम योनि कहते हैं, है ना। तो उसको आपको लेवलिंग करना आना चाहिए। आपको मैं पहले ही बता दूं बच्चों, पहले भी बता चुकी हूं, जब कोई भी लड़की जन्म लेती है, कोई भी फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती है, तो उसी समय ही उसके ओवरी में बहुत सारे हजारों की संख्या में इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं। ठीक है,
तो जब प्यूबर्टी की स्टार्टिंग होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग होने लगती है, तो उस समय पे ये धीरे धीरे एग्स जो हैं वो मैच्योर होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो हर एक मंथ हर एक ओवरी से एक ही एग मैच्योर होता है। होते हजारों की संख्या में हैं, लेकिन मैच्योर केवल एक एग होता है। और वो एग जो ये पतली सी फेलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट होती है, उसके द्वारा ये कहाँ तक ले जाए जाते हैं, ये यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। वहां पे एक लचीली थैलीनुमा संरचना बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, है ना। गर्भाशय ग्रीवा जो है वो कहाँ पे खुलती है, वजाइना में खुलती है। ठीक है, और यहाँ इस तरह से इसको समझेंगे। इसको बहुत ब्रीफ में आप जब नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तब आप इसको बहुत ब्रीफ में जानेंगे, है ना। आप सबको पता है कि जब शुक्राणु योनि मार्ग में होते हैं, जब शुक्राणु वजाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, तो वहां से ये ट्रेवल करके क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, जहां पर स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, यानी कि फर्टिलाइज होते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है उसके अंदर वो जाइगोट बन गया। अब उसके अंदर क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया होती है, क्लीवेज होता है। ठीक है, तब एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल और 4 से 8 सेल बनने लगते हैं, यानी कि वो वृद्धि करता रहता है। और आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर जो है वो गर्भधारण के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए अनुकूलित होता है ना। जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, वो हर महीने एवरी मंथ किसी भी फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने के लिए अपने आप को और उसके न्यूट्रिशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में एवरी मंथ क्या होता है, यूट्रस की जो इंटरनल वॉल होती है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये जो इंटरनल वॉल होती है ये मोटी होती है। हर महीने ये प्रक्रिया होती है, इंटरनल वॉल मोटी होती जाती है। और जब भ्रूण के पोषण के लिए, एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए वहां पे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है ना। तो आप सबको पता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, माँ के रुधिर से ही, माँ के खून से ही उसको पोषण मिलता है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक संरचना होती है। मानवों में इसके लिए एक स्पेसिफिक विशेष संरचना होती है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, या इसको हम अपरा भी कहते हैं। तो ये एक डिस्क शेप की संरचना होती है, तश्तरी नुमा संरचना होती है ना, जो यूट्रस के इंटरनल वॉल में फिट होती है ना। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के ऊतक आपस में इम्प्लांट होने के लिए माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होती है, जगह खाली होती है, और वो उसको फिट हो जाते हैं उसी में। ये माँ से भ्रूण को क्या पहुंचाता है, अपरा माँ से भ्रूण को ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन और उसकी आवश्यकता के अनुसार अन्य जो पदार्थ हैं उनको पहुंचा देता है, और बड़ी जगह उसके लिए मिलती है उसको। अब जो ये विकासशील भ्रूण है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है, इसमें एक्सक्रीटरी पदार्थ भी निकलते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम प्लेसेंटा के माध्यम से ही होता है। यानी कि वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा से माँ के ब्लड में चला जाता है, और उसके बाद फिर वो बाहर होता है माँ के शरीर में। जो मानव गर्भ में बच्चे को डेवलप होने में, यानी कि भ्रूण से शिशु के विकास में 9 मंथ्स का टाइम लगता है। और आप सबको पता है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस में कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है तो उस तरीके से शिशु का जन्म होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो मसल्स हैं, ये जो मोटी वाली मसल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, इसमें रेगुलर जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। ये रिदमिक होती है और इसके बाद फिर शिशु का जन्म
हो जाता है। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो एवरी मंथ तो क्या होगा? इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, द थिक एंड नरिशिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स एंड कम्स आउट। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इन ब्रीफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फर्टिलाइज्ड एग, जिसको आप जाइगोट कहते हैं, टिल बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट हैपेंस टू द एग्स व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड? का आंसर लिखेंगे। इंग्लिश में स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, आपको नोट कर सकते हैं आप, और अगर हिंदी में लिखना चाहें तो मेरी आवाज को ध्यान से सुन करके आप उसको नोट कर सकते हैं। द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट। जो एग होता है वो कहाँ पे निषेचित होता है? ओविडक्ट के अंदर, यानी कि जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, अंडवाहिका भी कहते हैं, या डिंबवाहिनी भी कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग यानी कि निषेचित एग जो है वो जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस की, गर्भाशय की अंदरूनी दीवार में ये क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है, और वहां पे विभाजन करना शुरू करता है। स्टार्ट्स डिवाइडिंग, अपने आप को विभाजित करना शुरू करते हैं, यानी कि एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, यानी कि एक कोशिका से एक शिशु तैयार होना होता है। तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही ये प्रक्रिया पूरी होती है। द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो हर माह मानव शरीर में, महिला के शरीर में हर माह, एवरी मंथ क्या होता है? शरीर रेडी होता है नर्चर करने के लिए एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को। और जो इंटरनल यूट्रस की लाइनिंग है, जो आंतरिक दीवार है, वो मोटी हो जाती है, और वहां पे ब्लड सप्लाई भी रिच हो जाती है, यानी कि उस समय ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? ग्रोइंग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। और जो भ्रूण है, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। माँ के रक्त से ही, माँ के रुधिर से ही जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसको पोषण मिलता है। किस स्पेशल टिश्यू के द्वारा ये पोषण मिलता है? उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, यानी कि उसको हम अपरा भी कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, यानी 9 माह का समय लगता है, 9 मंथ्स का टाइम लगता है एक भ्रूण को विकसित शिशु के रूप में तैयार होने में, नवजात शिशु के रूप में पहुंचने में, यानी कि एक भ्रूण को एक बच्चे के रूप में बदलने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के कंप्लीट होने के बाद द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। तो ये दो तरीके से होता है। यदि नॉर्मल डिलीवरी हो तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स में, जो यूट्रस की मसल्स होती हैं उसमें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो सर्जिकल मेथड से भी बेबी बॉर्न होता है। दो तरीकों से होता है, पर जो नेचुरल मेथड है वो यही है। क्योंकि मानव का विकास जब हुआ तो पहले डॉक्टर्स कब आए हैं? जब पढ़ाई लिखाई हो गई, जब मनुष्य ने क्या कर लिया? विकास कर लिया। अब डॉक्टर्स हैं, पढ़ाई है, सब कुछ है। लेकिन जब ये चीजें नहीं थी तो ईश्वर ने क्या तरीका बनाया है ना? तो वो नेचुरल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही टेक्निक था। उससे ही चाइल्ड की जो है बर्थ वो होती थी। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यदि जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा? तो आप सबको पता है, द थिक एंड नरिशिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स। तब वो जो लाइनिंग है, जो थिक और नरिशिंग हो गई होती है, वो टूट जाती है एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस एवरी मंथ। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इसको बच्चों नोट कर लेंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि यदि क्या होता है जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना? तो यदि, ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जा सकता है ये वाला पार्ट। यदि अंड कोशिका, जिसको आप एग के नाम से जानते हैं, उसका फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है? तो ये लगभग 1 दिन तक, इसका क्या है, इसकी वाइटलिटी यानी कि ये कितने टाइम तक जीवित रहेगी,
है ना। तो ये जीवित होती है आपका लगभग 1 दिन तक ये जीवित होती है। और चूंकि जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो हर महीने एक एग बनाती है। बनाती क्या है, मतलब वो एक एग रिलीज करती है ना। तो जो फर्टिलाइजेशन के लिए एग हो गया अगर, तो जो यूट्रस है वो एवरी मंथ इसकी तैयारी करता है ना। और अगर उसमें क्या होता है, जो उसकी इंटरनल वॉल होती है यूट्रस की, वो फ्लैशी हो जाती है, मोटी हो जाती है, मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। और यदि निषेचन होता है तो वो पोषण के लिए उसके जरूरी है, इसलिए ये प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि निषेचन ना हो, यानी यदि फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी कि जाइगोट यदि यूट्रस की इंटरनल वॉल में इम्प्लांट ना हो, तो उस इंटरनल वॉल का क्या होगा, तो वो जो है वो टूट जाती है धीरे धीरे, वो परत जो है वो धीरे धीरे टूट जाती है और ब्लड और म्यूकस के रूप में ये बाहर निकल जाती है। अब ये साइकिल है, ये जो चक्र है, इसमें लगभग 1 मंथ का टाइम लगता है ना। और एवरी मंथ ये प्रोसेस होती है हर महिला के शरीर में, जब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में होती है ना, तब ये प्रोसेस होती है। और इसको आप ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी अवधि जो होती है वो लगभग 2 डेज से लेकर के 8 डेज तक होती है। तो बच्चों, आज की क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हमने बात करी। आज आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में फिर से एक बार रिवीजन कर लिया। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, तो परेशानी है, तो आप उसको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपस में कोई भी अधूरा ज्ञान नहीं पाएंगे, चर्चा फालतू की नहीं करेंगे। आपको एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को सही जानकारी होती है। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और नया करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।